हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 की हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारा पिछला वीडियो जहाँ पर एंड हुआ था वहीं से हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कैसे डिवाइडेड थी, और अब हम आगे बढ़ेंगे और टॉपिक नंबर 1.1 पर पहुँचेंगे। स्ट्रगल टू सर्वाइव, ये सब हेडिंग है टॉपिक नंबर 1 की। तो जो फ्रांस देश था वहाँ के लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। ये स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा था, आइए समझते हैं। पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीजेस। जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो बढ़ती है और बहुत ही रैपिडली इंक्रीज़ करती है, यानी 23 मिलियन से 28 मिलियन हो जाती है 1715 से 1789 के बीच में। मतलब लगभग 74-75 ईयर्स के अंदर ही अंदर जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो 5 मिलियन इंक्रीज़ कर जाती है। अब हमें ये लग रहा होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, इंडिया में तो 2-3 साल में हो जाता है, लेकिन उस वक्त में आज से 200-250 साल पहले ये बहुत बड़ा नंबर होता था। इंक्रीज़ इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इंक्रीज़ इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स ये होना ही होना है, क्योंकि लोग जब ज़्यादा बच्चे हैं, लोग हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उनका पेट भरना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या था, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट पेस विद डिमांड। ग्रेन्स की प्रोडक्शन उतनी हो ही नहीं पा रही थी कि लोगों की डिमांड को वो पूरा कर सकें। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वाइडेंड। अब इससे क्या हुआ, जो अमीर और गरीब लोग थे इनके बीच में जो दूरियां थीं वो और बढ़ गईं। सबसिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग विच अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन ओल्ड रिजाइम ऑफ फ्रांस। अब ये सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी चीज़ बन चुका था जो कि फ्रांस के ओल्ड रिजाइम में एक बहुत ही फ्रीक्वेंट सी चीज़ हो गई थी। मतलब हमेशा लगातार ये हो ही रही थी, मतलब कुछ सालों से लगातार सबसिस्टेंस क्राइसिस चल रहे थे फ्रांस के अंदर। अब हम समझते हैं कि ये सबसिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है और कैसे होता है। बैड हार्वेस्ट, किसी भी देश में अगर वहाँ पे हार्वेस्टिंग सही नहीं हो रही है तो वहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन्स होंगे ही, और जब अनाज की कमी होगी तो उसके प्राइसेस भी हाइक करेंगे। अब इससे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, जो गरीब लोग हैं उन्हें, वो अपना पेट नहीं भर पाएंगे। तो द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड्स। तो इससे ये होगा, फूड राइट्स होंगे, लोगों के शरीर कमज़ोर हो जाएंगे, उनसे बीमारियां फैलेंगी, बीमारियों से मौत होंगी। तो ऐसी चीज़ें होंगी सबसिस्टेंस क्राइसिस जब भी होगा किसी भी देश में। टॉपिक नंबर 1.3, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब क्या था, मिडिल क्लास जो हम कहते हैं ना कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये जो टर्म है मिडिल क्लास, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही इसने जन्म लिया और तब से पूरी दुनिया में इस चीज़ को जाना जाता है और उस तबके के लोगों को मिडिल क्लास कहा जाता है। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब ये जो मिडिल क्लास लोग थे, ये इनकी जो प्रिविलेजेस हैं नोबिलिटी की और जो क्लर्जी हैं इनके जो प्रिविलेजेस हैं इनको ख़त्म करेंगे। Peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. ऐसा नहीं था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई तभी लोग राइट्स कर रहे थे, तभी लोग रिवॉल्ट्स कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले भी लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन लोगों के पास प्रोग्राम्स नहीं थे, उनके पास रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, उनके पास अक्ल नहीं थी, आइडियाज़ नहीं थे, एजुकेशन नहीं था, और इन सारी चीज़ों की कमी होने की वजह से वो लोग अपनी आवाज़ मजबूती से नहीं उठा पाते थे सरकार के सामने या मोनार्क के सामने। वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी फ्रांस में, तो मोनार्की ही थी। थर्ड स्टेट, सम पीपल गॉट एजुकेटेड एंड रीच्ड न्यू आइडियाज़। अब जो थर्ड स्टेट का जो कुछ लोग थे थर्ड स्टेट के, उन लोगों को शिक्षा मिली, उन लोगों ने पढ़ाई की और उनके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने शुरू हुए। मतलब उन लोगों के अंदर समझ पैदा हो गई
कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ हम ही टैक्स क्यों दें। ऐसे सारे सवाल उनके दिमाग में आने शुरू हुए। जो बाकी की दुनिया थी उन लोगों ने देखा और पढ़ाई लिखाई की, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद सबको अकल आ ही जाती है, तो उन लोगों को भी अकल आ गई। और इन्होंने क्या किया कि नए नए थॉट्स लाए अपने दिमाग में, और एमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप। अब यहीं से नए सोशल ग्रुप का एमर्जेंस होता है। जैसे आज के टाइम में हम मिडिल क्लास कहते हैं ना, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ या मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो यहीं से लोगों के अंदर मतलब ये टर्म कॉइन हुआ मिडिल क्लास और वेल्थ। अब इन मिडिल क्लास लोगों का जो था वेल्थ कहाँ से आया इनके पास, कहाँ से इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, खाने के तो पैसे थे नहीं, तो ये लोग ओवरसीज ट्रेड करते थे और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइक वुलन एंड सिल्क ये सारी चीज़ें बनाते थे और बेचते थे, ट्रेड करते थे। तो यहाँ से इनके पास पैसे आए, जहाँ से इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की और थोड़े से वेल्दी हुए। और इनकी सोच क्या थी, पर्सन्स सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। किसी भी इंसान की सामाजिक जो पोजीशन होती है, जो ओहदा होता है, उसकी मेरिट पर, यानी जो उसकी काबिलियत है, जो उसकी एजुकेशन है, वो कितना अच्छा इंसान है, इस पर डिपेंड करनी चाहिए, ना कि वो किस ख़ानदान से है, वो किस कास्ट से है, इन सारी चीज़ों से। और इन लोगों का मानना ये था कि हर इंसान के पास फ्रीडम, इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सबको मौके मिलने चाहिए काम करने के, पढ़ाई लिखाई करने के, और सबके जो लॉज, जो कानून होता है, सभी लोग कानून के सामने इक्वल हों, और जो फ्रीडम है वो सबको मिलना चाहिए। फिलोसोफर्स, ये 3 फिलोसोफर्स, जॉन लॉक, जीन रूसो एंड मोंटेस्क्यू, ये 3 ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने फ्रांस की जो रेवोल्यूशन हुई उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और इन्हीं के आइडियाज़ से, इन्हीं की बुक्स पढ़ के, इन्हीं की किताबें पढ़ के लोगों में अकल आई थोड़ी थोड़ी, और लोगों ने बात करना शुरू किया। और उन्हें तब समझ में आया, उन्हें ऐसा लगता ही नहीं था कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा था। लेकिन जब लोगों ने पढ़ाई लिखाई की और उनके दिमाग में ये आइडियाज़ आए कि नहीं, हमारे साथ ये गलत हो रहा है। जॉन लॉक की बुक थी 2 ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, जीन रूसो की बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और मॉन्टेस्क्यू की बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। द स्पिरिट ऑफ लॉज में मॉन्टेस्क्यू ने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन किया था। सेम एज यही गवर्नमेंट हमारे देश में भी चलती है, और यूएस ने भी इसी सेम मॉडल को अपनाया। उसकी जब 13 कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हो गई, तो उन्होंने ये जो द स्पिरिट ऑफ लॉज है, इस बुक का जो इन्होंने एक्सप्लेन किया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इस फॉर्म की गवर्नमेंट को अपना लिया। इनके पास जल्दी अकल आ गई, और आज जो यूएसए है वो दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। और इन्हें अकल आई कहाँ से? फ्रांस के लोगों से आई, फ्रांस के जो फिलोसोफर्स हैं इनसे आई। अब फिलोसोफर्स के थॉट, अब पढ़े लिखे लोग तो थे नहीं, तो इनका थॉट कैसे मतलब कैसे फैला, लोगों को कैसे पता चला? स्प्रेड थ्रू न्यूज़पेपर्स, बुक्स, हाउसेस, सैलॉन्स, कॉफ़ी शॉप्स। कैसे? अलाउड रीडिंग इन ग्रुप्स। अब 10-15 लोग अगर एक चाय की दुकान पे या फिर एक कॉफ़ी शॉप पे इकट्ठे होते हैं शाम के टाइम में, तो उनमें से हो सकता है कोई एक पढ़ा लिखा होता होगा जो न्यूज़पेपर्स को या फिर कोई भी किताब को बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ता था, ताकि सबको सुनाई दे और सब समझ सकें उस चीज़ को। तो यहाँ से, और जो घरों में जो औरतें होती थी वो आपस में बातचीत करती थी, और मतलब लोगों ने एक दूसरे से सुना, जो पढ़ सकते थे उन्होंने पढ़ा, और लोगों के अंदर विचार आया। पीपल वर एंग्री। अब जब लोगों को असलियत पता चली तो लोगों के अंदर बिल्कुल गुस्सा भर गया कि ये क्या हो रहा था हमारे साथ इतने सालों से, हम आज तक कभी बोल नहीं पाए अपने लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फ्रांस के लोग रेवोल्यूशन करेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे।